अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। तो आज जो है वो हम सबसे इर्रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ फतवा। मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे इर्रेलेवेंट टॉपिक है। बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इर्रेलेवेंट, इकोनॉमी, नो। सबसे इर्रेलेवेंट टॉपिक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो मैं मानता हूँ कि वो फतवा है। यानी ऐसा इर्रेलेवेंट है कि अगर आप फतवे की बात करो तो लोग आपको एक तो सीरियस लेंगे नहीं और उसके ऊपर से आपका मजाक बनाएंगे। मैं अगर किसी मसले का सलूशन बता दूँ कि फतवा है तो आप मेरे पे हंसोगे और मैं खुद पे भी हंसूंगा, क्योंकि फतवा ही ऐसा है। जब एक सवाल आप करते हो लाइफ इंश्योरेंस जायज़ है या नहीं, एक दारुल इफ्ता ए जो है वो आपको जवाब देता है ये हराम है, कतई हराम है, और सूद और करार दोनों इसमें शामिल है, अनसर्टनिटी और इंटरेस्ट दोनों शामिल है। दारुल इफ्ता बी आपको कहता है कि नहीं जायज़ है, और बात सूरतों में ज़रूरी और फ़र्ज़ भी है। दोनों के पास सेम दीन है, लेकिन ओपिनियन इतनी अपोजिट कैसे होती है, इस पर लोग बड़ा हैरान होते हैं। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। या तो लोग ना कहते हैं कि या तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक एक्सीडेंट था, या लोग कहते हैं कि नहीं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये नाअहली है, दोनों में से कोई एक नाअहल है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आप हैरान होगे कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ फतवा देने वाले स्कॉलर्स होते हैं, इनका बैकग्राउंड अगर आप पढ़ो, इनकी हिस्ट्री पढ़ो, तो इनके पास बेहतरीन एकेडमिक एजुकेशन होती है। मैं ये मानता हूँ, जितना मैंने गौर किया है, खासकर जो हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं फतवा देने वाले। तो आज जो भी है सो हम अपने ना वही सेम पैटर्न को यूज़ करेंगे, एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे हिस्ट्री वगैरह के साथ में, फतवे का भी और जो भी टॉपिक हमारे चलता रहा। खैर वीडियो भी ना फतवे के खिलाफ है ना ही मुफ्तियों के खिलाफ है, इवन तो मैं उनके सपोर्ट में नहीं, बट मैं फिर बताऊँ उनके कोई खिलाफ कोई वीडियो नहीं है। इसलिए एक बड़ा सिंपल सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है कि हुआ कैसे, ये होता है क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले पुराने दौर में मैं सही बताऊँ, वैसे मैं पुराने दौर में बड़ा फैन नहीं हूँ कि पुराने दौर को हम फैंटिसाइज करें, इसमें मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन पहली सदियों में क्या था कि फतवा जो है वो स्कॉलर्स की राय थी, उसकी कंसिडर्ड ओपिनियन थी, एक स्पेसिफिक सवाल पर, स्पेसिफिक आदमी के लिए और स्पेसिफिक समाज में। तीन बातें नोट करिए, स्पेसिफिक। मुफ्ती का काम ये था कि वो वैसा नहीं था कि वो किताब पढ़ेगा उससे रूल निकाल के आप पे अप्लाई कर देगा। ये तो काम ही नहीं मुफ्ती का, तो मैं खुद कर लूँगा। मैं पढ़ना ही है कि पढ़ के रूल ही निकालना होता है, तो मैं खुद नहीं कर लूँगा, कोई भी आदमी पढ़ के रूल निकाल लेगा। इसमें कमाल क्या है, मुफ्ती का काम ये नहीं था। उसका था कि एक डायग्नोसिस करे मसले का, जो प्रॉब्लम, फतवे का गोल क्या होता है ना, तो हमने खत्म कर दिया ना कि फतवे का जो गोल था वो ये था कि आपकी जो पर्टिकुलर जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको सॉल्व करे। फतवे का यही गोल है। खुदा इतने सारे अगर हुक्म हमें देता है तो उसका मकसद क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना होता है। लेकिन ये हमने फतवे का जो मकसद था ना इसको घुमा दिया, ख़त्म कर दिया। और इसको अगर डिटेल में समझना हो तो मेरी वो कुरान वाली वीडियो को देख सकता है कि कुरान के असल के एक पर्पस में से एक जो पर्पस था उसके साथ हमने क्या किया, हमने क्यों नहीं समझा। खैर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इमाम शाफई अपने फ़िक़्ह को इराक़ में डेवलप करते हैं, फिर वो इजिप्ट शिफ्ट हो जाते हैं, और इजिप्ट पहुँचकर उन्होंने क्या किया, अपनी काफ़ी सारी पोजीशंस को बदल दिया। इतने ज़्यादा कि स्कॉलर्स आज तक उनके दो कौल अलग करते हैं। एक कौल कदीम जो पुराना इराक़ी था, और दूसरा कौल जदीद जो नया कौल था, नया उनका कौल था जो उन्होंने मिस्र में बनाया। यानी कि टेक्स्ट वही था, कुरान वही था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वही उनके पास पहुँची थी। बदला क्या था, सोसाइटी। इजिप्ट के कस्टम्स अलग थे, इकानमी अलग थी, सोशल कंडीशंस अलग थी। तो इमाम शाफी के नज़दीक फ़र्क इतना इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने फतवा बदलना ज़रूरी समझा। यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यही सदियों बाद इब्न क़य्यम ने इस प्रिंसिपल को अपने जो है वो किताब में फॉर्मली लिखा है। इब्न क़य्यम अपने किताब में जो है वो फतवे को कहते हैं, को लिखते हैं, फ़र्क बताते हैं कि फतवा जो है वो बदलता है ज़माने के बदलने से, जगह के बदलने से, हालात के बदलने से, और नीयत के बदलने से, और उर्फ़ यानी कि कस्टम्स जो होते हैं इनके बदलने से। ये 5 वेरिएबल्स है वो इब्न क़य्यम देते हैं, टाइम, प्लेस, कंडीशन, इंटेंशन, कस्टम्स। इनका मतलब ये कि जो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो है वो फतवा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप कॉपी पेस्ट करते हो, कोई मैथ का फार्मूला थोड़ा। ये फतवा कि आप प्रॉब्लम आती है, आप वो स्टेटमेंट वो बचपन में करते थे ना, अभी भी करते हैं, बचपन में बड़ा इसका सिस्टमैटिक वे में करते थे। 5th 6th की आज भी मैथ की टेक्स्ट बुक में होता है कि आपको प्रॉब्लम पढ़नी होती थी कि अ वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल एट दिस पर्टिकुलर रुपीज़ एंड ही सेल्स दिस मच, सो व्हाट इज हिज प्रॉफिट इफ हिज प्रॉफिट इज 20%। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना और इस पर हमने फॉर्मूला लगा देना होता था। वो टीचर जो बता देता था, नहीं बता देती थी, वो फॉर्मूला हम लगा के वो रिजल्ट निकालते रहते थे बार बार। वही हमें पता होता था कि ये परसेंट यहाँ रखना है, इस वाले को यहाँ रखना है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये जो है वो ये थोड़ी फतवा है। हमने जो मॉडर्न दौर में फतवा बना दिया वो ये है। मैं उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ कि मेरा ना चेहरा थोड़ा सा चौड़ा है, तो आप देखो कि मेरा टेलर जो है वो, मेरा डिज़ाइनर जो है वो, अगर मेरे लिए ये मेरा फेवरेट जैकेट है मेरी, ये मेरे लिए कपड़ा बनाता है, तो इसकी लपेल देखो कितनी टॉप रखता है। आप इसकी लपेल देखो, मेरी एक उंगली के बराबर है पूरी, ये इसकी लपेल यहाँ खत्म होती है, लाइट थोड़ा कम है तो होती दिख नहीं रही। ये मेरा टेलर करता है। यही चीज़ मैं रेडीमेड जाके खरीदता हूँ, अगर यही इसी तरह के जैकेट्स मेरे ही साइज़ के, आप देखो इसकी लपेल देखो, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ये देखो, मैंने ये रखा खासकर दिखाने के लिए कि फ़र्क क्या होता है कस्टमाइज्ड आंसर्स में और रेडीमेड आंसर में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आंसर जो होते हैं वो ये है, ये फैक्ट्री का आंसर है, इसको आप ऐसे मोड़ दो, वैसे मोड़ दो, कहीं भी ले जाओ, फेंक दो, उठा के साथ आप नहीं कर सकते। ये कस्टमाइज्ड मेरे लिए बना है, मेरा भाई नहीं पहन सकता इसको, मेरा बाप नहीं पहन सकता इसको, मैं पहन सकता हूँ सर। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। यही गेम है हमारे फतवे के साथ। फतवा इतनी पर्सनलाइज्ड चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि फतवा इतनी कोई जेनेरिक चीज़ हो गई है, जैसे मैंने बताया कि मैथ का फॉर्मूला हो गया है। खैर आगे समझते हैं बात को कि ये जो 5 वेरिएबल्स हैं कितने ज़रूरी हैं, और ये 5 वेरिएबल्स आप कैसे समझोगे, जब आप सोशियोलॉजी समझोगे, जब आप सोसाइटी को समझोगे। हम नॉट सेइंग सोशियोलॉजी इज सब्जेक्ट, हम सेइंग जब आप सोसाइटी को समझने की कोशिश करोगे तो ही आपको ये वेरिएबल्स की गेम समझ आएगी ना कि जो 5 वेरिएबल्स को फिल कैसे करना है फतवा देते वक्त। और ये काम मैं समझता हूँ इसको सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं, हमारे स्कॉलर जो हैं वो जाहिल हैं,
उनको भी कोई सोशियोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी या उनको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को बड़ा एक ना हम डिफेंसिव मूड में आते हैं। मैं मानता हूँ मुस्लिम्स डिफेंसिव मूड में आ गए हैं, कोई बात करो डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं, बजाय इसकी समझे कि मसला हो क्या रहा है, अगर ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने सारे लोग होने के बाद भी इतने मास लेवल पर हम फेलियर फेस कर रहे हैं, इतना मास लेवल पर हमारा फेलियर है कि हम जो चाहते हैं वो मदीना में नहीं होता। आप इस्तांबुल, और चलो इस्तांबुल तो मुसलमानों के अंदर ही है, आप स्पेन की गलियाँ छोड़ दें, आप मिलान की रोड तो छोड़ दें, मैं आपको कहता हूँ बर्लिन और मॉस्को को छोड़ो, आप जो चाहते हो मुस्लिम मेजोरिटी जो चाहती है वो जन्नतुल बकी के एरिया में नहीं हो पाता। इतना मास लेवल पर हमारा फेलियर है, लेकिन इसके बाद भी हमेशा हम डिफेंसिव मूड में रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, समझते हैं कि अब आखिर में मामला है क्या असल में। देखिए, कुरान जो है ना वो क्या करता है, खुद ही बार बार मतलब एम्फसाइज़ करता है कि आप गौर करो चीज़ों को। अब जब कुरान कहता है ना कि तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना है, रियलिटी को पढ़ना है, तो कुरान डिमांड करता है कि आप जो है वो एक ये जो तदब्बुर है, सिर्फ टेक्स्ट तो लिखा हुआ, टेक्स्ट तो आपने पढ़ लिया ना, अब उसमें तदब्बुर क्या करना है। जैसे मैं एक बात कह दूँ आपको, ये जो मैं कह रहा हूँ, अब इसमें सोचना क्या है? सोचना तो मेरी बात में कुछ है ही नहीं, सोचना तो उस चीज़ में जो मैंने नहीं कहा। आदमी सोचा तो वही है। अब मैं बताऊँ, मैं अपने भाई को कहूँ कि भाई इस कप में कॉफ़ी भर दे, मैं कहूँ इसमें एक्सप्रेसो ले आ, तो अब इसमें सोचना क्या है? मैं अगर उसको ये कह दूँ कि भाई इस कप में ले आ, अब सोचना है कि क्या लाना है, सोचना अब है। ठीक, कुरान तो बोल चुका जो कहना था, सोचना कहाँ है? सोचना कुरान के बाहर है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। खैर, कई चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्या क्या समझाए इंसान। लेकिन जो है वो अब काम की बात ये है कि ओरिजिनल मॉडल जो है वो ये है कि फतवे का जो ओरिजिनल मॉडल ये होना चाहिए कि फतवा एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव डायग्नोसिस होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी को पढ़ने और समझने की जो नॉलेज है इसका हिस्सा होना चाहिए। मैं अगेन यूज़ करूँगा कंटेक्स्ट सेंसिटिव डायग्नोसिस होना चाहिए, लेकिन ये इसका अपोजिट बन गया है। और इसका जवाब एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट बड़ा ज़बरदस्त देता है, मार्क्स वेबर ने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि हर सिविलाइजेशन में जो ये पैटर्न रिपीट होता है, जब कोई भी काम कोई भी स्केल पर होता है तो वो कोई मतलब बड़े लेवल पर होने लगता है तो वो ब्यूरोक्रेटाइज हो जाता है, यानी ब्यूरोक्रेसी बन जाती है उस काम में, रूल्स बन जाते हैं, टेम्पलेट्स बन जाते हैं, हायरार्की बन जाती है, और जो चीज़ कभी जजमेंट थी अब वो प्रोसीजर बन जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि बड़ी चीज़ नहीं है, एफिशिएंट होता है काम, प्रेडिक्टेबल होते हैं आंसर्स। लीडर्स चाहते हैं कि फतवे को फॉलो करो, आपके मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं फतवे के पीछे भागो। उसकी वजह ये होती है कि फतवा जो है वो मॉडर्न दौर का फतवा खासकर, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन वेबर बताता है बड़ी ज़बरदस्त बात कि ब्यूरोक्रेसी की कीमत होती है जो हम चुकाते हैं, और वो कीमत क्या होती है कि केस बाय केस जो थिंकिंग थी वो खत्म हो जाती है। फाइल आती है, आप रूल मैच करते हो, स्टैंप लगता है, फाइल जाती है, अंदर इंसान है नहीं है, सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लेंस आप इस्लामिक हिस्ट्री में देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की 3 स्टेज है जिसमें हम किस तरह ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट हुए इसको समझो। आप देखो, पहला स्टेज एक है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाना, यानी कि मजहब कंसोलिडेट हुए, यानी कि अपनी जगह एक नेचुरल प्रोसेस था जो हुआ कि इल्म को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इल्म ऑर्गेनाइज हुआ तो मजहब बन गए। अब इसके साथ साथ एक सबटल शिफ्ट आया, मुफ्ती का काम अब समाज को पढ़ के इज्तिहाद करना नहीं था, बल्कि अपने मजहब के मुताबिक यानी ऑफिशियल पोजीशन को लोकेट करना पड़ गया। यानी बार बार मुफ्ती क्या करता है करने लगा कि जब अब उसको अब क्योंकि इल्म एक जगह हो गया, वो चीज़ें कलेक्ट हो गई, वो मजहब की फॉर्म में आ गया, तो अब उसका काम सिर्फ इतना था कि वो जो अपनी पोजीशन है जो उस मजहब के साथ वो होल्ड करता है, बस इसको बार बार लोकेट करता रहे, और ये करता रहा। तो डायग्नोसिस की जगह लुकअप हो गया, यानी डॉक्टर की जगह वो फार्मासिस्ट बन गया। मैं आपको कैसे समझाऊं, डॉक्टर की जगह वो फार्मासिस्ट बन गया, बिस्पोक टेलरिंग की बजाय वो जो है वो रेडीमेड कपड़े हो गए इसके। उसका जवाब मैं उसकी यही मिसाल दूँगा। स्टेज 2 क्या हुआ, स्टेट ने कैप्चर किया, ऑटोमन एम्पायर ने। एक इफ्ता को सबसे ज़्यादा मैं ऑटोमन एम्पायर की बात करूँगा क्योंकि ऑटोमन एम्पायर सबसे रेलेवेंट है हमारी लाइफ से, खासकर अभी मेजॉरिटी मुस्लिम जो चीज़ें देख रही है। लेकिन हाँ, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अब्बासियों ने शुरू कर दिया था कि जो इफ्ता है इसको फॉर्मली ब्यूरोक्रेटाइज करना, यानी कि शेखुल इस्लाम बना दिए सरकारी ऑफिसर, यानी कि मुफ्ती फतवा देने वाला आदमी सरकारी ऑफिसर बन गया। अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो फतवे के लिए अब उसके पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आ गया, सवाल इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जवाब ओलर या ओलमुज होगा, टर्किश थोड़ी बहुत मजा आती है। खैर, या हो सकता है ओलर या ओलमुज, हो सकता नहीं हो सकता, बड़ा बड़ा नाम सही कि यानी एक लाइन का जवाब हुआ, एफिशिएंट हुआ, परफेक्ट हुआ, वो आंसर फास्ट आने लगे, पर्टिकुलर तरह की कैटेगरीज बन गई हर सवाल के लिए। तो तदब्बुर यानी थिंकिंग वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुफ्ती अगर आपका लॉयर आपको आर्ग्यूमेंट की लिस्ट बना के दे दे और आपको कहीं कोर्ट में जाके बोलो और समझाए ना कोई बात, तो सोचना तो आपको पड़ेगा। यही हमारे मुफ्ती ने किया, उसने लिस्ट बना के मेरे को दे दी और समझाया बात को, मेरी समझा ना आपने समझाया, तो अब सोचना तो मुझे पड़ेगा। मसला ये कि हम भी नहीं सोच पाते, कॉमन सेंस की बात है कि ना मेरे पास उतना इल्म नहीं है और उसके पास वो तरीका नहीं है जिसकी ज़रूरत है। खैर, ऑटोमन ने जो किया ना, ये अपनी जगह एक ऐसा नहीं कोई गलत काम किया, मैं ये मानता हूँ। वो हर लीडर करता है, हर खासकर वो डिक्टेटरशिप करती है कि वो और इवन डेमोक्रेसी भी, कि वो चाहती है कि प्रेडिक्शन आसान हो, लोगों के थॉट्स की प्रेडिक्शन इतनी ज़रूरी होती है सिस्टम को चलाने के लिए। तो उस थॉट की प्रेडिक्शन के लिए जो है वो हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं। खैर, और भी कई रीज़न होती है। फिर स्टेज 3 आई, सबसे खतरनाक स्टेज, मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, प्रिंट आया, इंटरनेट आया, आज दुनिया के बड़े फतवा के पोर्टल्स बन गए, लाखों फतवे होस्ट हो जाते हैं, और आप रात को 2 बजे फ़ोन उठाओ और सवाल टाइप करो, कॉपी पेस्ट आपको जवाब आ जाएगा। अब तो AI आ गया, अब तो चीज़ें और आसान हो गई, आपको सभी के जवाब में से एक समरी आ जाएगी। तो अब इससे क्या हुआ कि जो क्लासिकल मॉडल था
फतवे के 5 वेरिएबल्स थे, ज़मान, मकान, अहवाल, नियत और उर्फ, ये चली गई। ऑनलाइन फतवे में इनमें से कितने वेरिएबल्स जो हैं वो जवाब देने वाले के पास पहुँचे? 0। ठीक, और ये बात भी है कि ऑनलाइन जो या इवन नॉट जस्ट सेइंग ऑनलाइन, हम सेइंग इन जनरल, जो फतवा देने वाला था उसने भी इसकी कोशिश नहीं की। उसको मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ उसके साथ। यानी जो चीज़ें डेफिनेशन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी दवा हो जो बिना टेस्ट किए दी नहीं जा सकती आपको, और उसको मैं बिना टेस्ट किए देता रहा हूँ आपको एज डॉक्टर, क्या कहोगे अपने बारे में? यही हमने किया कि ब्लड रिपोर्ट के बगैर आपको दवा देना शुरू कर दी। मैं मानता हूँ ये फतवे के साथ हुआ। यहाँ जो है वो पीयर्स वीडियो का एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट आता है कि हर फील्ड में ना एक कंपटीशन होता है कैपिटल के लिए। रिलीजियस फील्ड में कैपिटल क्या है? आप देखो, रिलीजियस फील्ड में कैपिटल है अथॉरिटी। और जब फतवा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर होने लगा तो कंपटीशन को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप इतनी क्वांटिटी में फतवा ले आओ कि आप कंपटीशन को बीट कर दो, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर दो। यानी हर टॉपिक पे एक ही शेख बिन बाज का ही नाम आ रहा है। अब अथॉरिटी किसकी बनी? शेख बिन बाज की, बजाय उस स्कॉलर के जिसके 2 ही फतवे थे इस बार सारी ज़िंदगी में, लेकिन वो इतने स्पेसिफिक थे। या अपने आप खुमैनी की मिसाल ले लो। मतलब अब आप बताओ, रिपीट वो चीज़ जो खुमैनी